हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास है हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि हम लोगों के खुद के बारे में, है ना। बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती है हम लोगों को अपने बारे में जानने के लिए, अपनी बॉडी के बारे में जानने के लिए, अपने होने वाले चेंजेस के बारे में, है ना। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस चीज को। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास जो बच्चे हैं विच आर ऑफ एज 12 to 14 13, वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो होना चाहते हैं, हम जल्दी से बड़े हो जाए, है ना। हम जल्दी से हम लोग फ्रीडम मिल जाए, हमें जल्दी से हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जल्दी से खत्म हो जाए, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर ना रहे। तो ये जो जर्नी है ना, टीनेज से अडल्टहुड वाली, इसी जर्नी के बारे में आज बात करेंगे और इसी जर्नी के बारे में मैं आपको समझाऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कैसे कैसे हम लोग इस जर्नी को एंजॉय करें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक आज की क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अभी, सेम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है जी, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, या मैं बोलूं कि ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट लेने का भी रीजन क्या है कि हम लोग जानना चाहते हैं अपने बारे में, है ना। तो जो हमने ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन किया तो उसमें हमने पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए किया, फिर हमने फ्लावर का रिप्रोडक्शन किया और लास्ट में हम लोग करते हैं अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहते हैं पहले, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। ठीक है, वी बिकम कॉन्शियस अबाउट आवर बॉडीज। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगा इसको समझने के लिए। सबसे पहली चीज ये देखिए, जब अपने आसपास बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है, जो कि 11 12 13 इयर्स के आसपास के हैं, तो उनके अंदर एक चीज क्या होती है कि वो जो अपने आसपास बड़े लोगों को देख रहे हैं या बड़े भैयाओं को देख रहे हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, है ना। या जो भी ग्रोन अप किड्स हैं वो सोचते हैं कि हम जल्दी से ग्रोन अप हो जाएं, ताकि हमारे पास जो है कोई भी मतलब हमें कोई भी कुछ रिस्ट्रिक्ट ना कर सके, हमें फ्रीडम मिल जाए। तो कोई भी जो किड है, कोई भी जो टीनेज किड है, वो क्या बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा, वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा जिसको हम लोग प्यूबर्टी या एडोलेसेंस कहते हैं, और वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रोड्यूस करने से पहले या फिर सेक्सुअली मैच्योर होने से पहले एक टर्म है जो हमें करनी पड़ेगी, दैट इज प्यूबर्टी, या फिर मैं बोल सकती हूँ एडोलेसेंस। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्यूबर्टी क्या है ना, अगर हम सबसे पहले बोले प्यूबर्टी, तो आप इसको इस तरह समझे कि प्यूबर्टी तो है एक स्टेज, है ना, प्यूबर्टी हो गया एक स्टेप, और एडोलेसेंस वो पूरा प्रोसेस है। ठीक है, प्यूबर्टी एक स्टेप है और एडोलेसेंस प्यूबर्टी का पूरा प्रोसेस है। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर जब बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंजेस आना, ठीक है, कोई भी फिजिकल चेंज आ रहा है बॉडी में, उसको मैं टर्म दे देती हूँ प्यूबर्टी है। किसी भी टीनेज के एज में, 13 14 के एज में जब स्टार्ट होता है बॉडीली चेंज आना, उसको हम बोल देते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, लेकिन एडोलेसेंस क्या है, वो उसकी बॉडी में वो फिजिकल चेंज आना, ठीक है, कुछ इमोशनल चेंज आना, कुछ मेंटल चेंज आना और बिहेवियरल चेंज आना इज एडोलेसेंस। ठीक है, प्यूबर्टी ऑनसेट यानी कि जब आपका 12 to 13 एज में स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर जब तक बंदा सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक का जो पूरा प्रोसेस है वो होता है प्यूबर्टी। ठीक है, लेकिन एडोलेसेंस को हम खाली डील करेंगे किसके साथ, टीनेज के साथ, यानी कि 13 to 19। क्लियर है, तो प्यूबर्टी आप ये समझो, प्यूबर्टी अलग अलग जंक्शन है कि यहाँ पर कुछ चेंज हुआ, फिर यहाँ पर कुछ चेंज हुआ, फिर यहाँ पर कुछ चेंज हुआ, अलग अलग जंक्शन है प्यूबर्टी, और वो पूरी जो पाथ है, ठीक है, वो है आपका एडोलेसेंस। कुछ कुछ क्लियर हो पा रहा है। तो प्यूबर्टी क्या हो गया, प्यूबर्टी है आपका ऑनसेट यानी स्टार्टिंग, जो कोई भी एक आपका फिजिकल चेंज आया किसी की बॉडी में,
और लास्ट तक जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता तब तक का पूरा जो स्टेज है वो आपका प्यूबर्टी है, ठीक है। जबकि एडोलेसेंस में जब बच्चा फिजिकल चेंज कर रहा है, अपना इमोशनल चेंज कर रहा है और थोड़ा थोड़ा मेंटली जो चेंज हो रहा है, दैट इज एडोलेसेंस, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत किसी को, इतना समझ आ गया है। अब जब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, कि प्यूबर्टी में क्या आते हैं बेटा, चेंजेस आते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया कि प्यूबर्टी में हम लोग सिर्फ फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि बॉयज और गर्ल्स जो है वो अपनी बॉडी में क्या क्या फिजिकल चेंजेस देखते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते होंगे जो कॉमन है, यानी कि जो बॉयज में भी आएंगे जो गर्ल्स में भी आएंगे। कुछ कॉमन चेंजेस होते होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस होते होंगे जो सिर्फ बॉयज में होते होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं, ठीक है। तो हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, इन चेंजेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम प्यूबर्टी के बारे में बोल रहे हैं तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि हम लोग कुछ कॉमन चेंजेस करेंगे अमंग बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है जी। यानी कि बॉयज और गर्ल्स में कौन से ऐसे कॉमन चेंजेस होते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहला चेंज अगर मैं बोलूं कि दोनों ही इस प्यूबर्टी के टाइम पर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं अबाउट देयर ओन बॉडीज, ठीक है। लिख देंगे बिकम कॉन्शियस अबाउट ओन बॉडी, अपनी ही खुद की बॉडीज के बारे में कॉन्शियस हो जाना, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो आपने देखा होगा जो एड्स वगैरह आती हैं कोई भी किसके लिए, फेस वॉश के लिए या पिंपल फ्री फेस वॉश वगैरह, ये जो ऐड कर रहे होते हैं वो टीनेज गर्ल्स होती है ना, टीनेज गर्ल्स होती हैं, टीनेज बॉयज होते हैं जो उस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो यानी कि जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होगा उसी टाइम पर क्या होना चाहिए, जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है ना, यानी कि स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल स्टार्ट्स। क्लियर है, इतना बात ठीक, कोई दिक्कत इसमें। ये जो जैसे बेटा बॉयज और गर्ल्स दोनों में आएंगे। तीसरा है हमारा फाइन हेयर्स अपीयर्स ऑन द बॉडी। बॉडी में भी मैं बात करूं स्पेशली लेग्स एंड हैंड्स की, ठीक है। जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, फाइन हेयर्स हैं, वो हमें दिखने लगेंगे हाथों पैरों पर। कॉमन चेंजेस की बात कर रहे हैं। लास्ट है आपका थिक हेयर ग्रोथ ऑन armpits and genital regions, ठीक है बच्चे। ये भी आपके दोनों के अंदर कॉमन चेंज है कि कुछ थिक हेयर जो है ग्रो करने लगेंगे आर्मपिट्स पे और जेनाइटल ऑर्गन्स पे। तो ये हो गए हमारे कुछ कॉमन चेंजेस जो कि बॉयज गर्ल्स दोनों में आएंगे, ठीक है ना, जैसे ही आपकी प्यूबर्टी का ऑनसेट होगा। अब ये 4 चेंजेस हैं, इनको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लेना, बड़ी जल्दी से आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कुछ डिफरेंट चेंजेस जो सिर्फ बॉयज में होंगे, कुछ चेंजेस जो सिर्फ गर्ल्स में होंगे, ठीक है। अगर मैं करूं कि अब हम करते हैं बेटा चेंजेस इन बॉयज, ठीक है। बॉयज के अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं खुद से तो चेंजेस बताइए क्या क्या आ सकते हैं बॉयज में। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि जो वॉइस होती है ना, वॉइस बॉक्स होता है, वो जो वॉइस होगी थोड़ी सी हार्श हो जाएगी, है ना। वॉइस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हार्श हो जाएगी। वॉइस बिकम्स हार्श, है ना, यानी कि थोड़ी सी टफ। जो शोल्डर्स हैं ब्रॉड हो जाएंगे, शोल्डर्स जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, है ना। शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड हो जाएंगे, यानी मसल्स ग्रो करती हैं उनकी, है ना। मसल्स बहुत हैवीली ग्रो करेंगी, क्लियर है। इसके बाद हेयर अपीयर्स ऑन फेस, फेस पर हेयर आ जाएंगे, यानी कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, माउथ स्टिचेस की,
कि भाई दाढ़ी मूछ आने लगती है बॉयज की, ये भी किसमें चेंजेस होता है, प्यूबर्टी के अंदर चेंजेस होता है, जो कि उनके मेनली हार्मोन्स की वजह से होगा, वो हम आगे करेंगे, ठीक है, कि कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीजों में। तो हेयर अपीयर होने लग जाते हैं फेस पर, क्लियर है, ये कुछ चेंजेस हैं जो बॉयज के अंदर आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि चेंजेस इन गर्ल्स, गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहला चेंज है बेटा, जैसे हम यहाँ बात करें कि वॉइस इनकी थोड़ी सी हार्श हो जाएगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, यहाँ पर वॉइस जो है वो श्रिल हो जाएगी, यानी कि बहुत पतली हो जाएगी, वॉइस बिकम्स श्रिल, क्लियर है। अगला है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट ही ये बताता है कि फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली जो है मैच्योर हो चुकी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना एक बहुत बड़ा साइन है फीमेल्स के अंदर, विच एक्चुअली डिक्लेयर्स द प्यूबर्टी, ठीक है बेटा। अगला है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, क्लियर है। हमने कुछ कॉमन चेंजेस करे, कुछ हमने चेंजेस करे खाली बॉयज में, कुछ चेंजेस हमने करे खाली गर्ल्स में। यहां पर हमारा बेटा प्यूबर्टी वाला टॉपिक होता है खत्म, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी। जब हम बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले बता देती हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ आपके ग्लैंड्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ आपकी ट्यूब्स होंगी, या मैं बोलूं कुछ डक्ट्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल्ड में करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ क्विक क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन से क्या होगा कि वो क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर आते जाएंगे और आपका पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, जो भी आपका बुक में गिवन है, ठीक है। तो डायग्राम आपको अगर दिख रहा होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप साथ साथ देखते रहिए, जो भी डाउट होता है वो मैं आपको एक बार बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है विच पार्ट फॉर्म्स द जर्म सेल, कौन सा पार्ट है जो जर्म सेल बना रहा है, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता देती हूं यहां पर कि बेटा जर्म सेल है क्या, जर्म सेल है हमारा स्पर्म, ठीक है। मेल के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको हम जर्म सेल बोलेंगे, वो है हमारा स्पर्म, क्लियर है। पहला क्वेश्चन है कि जर्म सेल कहां बन रहा है या कौन सा पार्ट है जो जर्म सेल को बनाता है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे बेटा टेस्टिस, क्लियर है। इसका आंसर है टेस्टिस, कि टेस्टिस द पार्ट जो जर्म सेल, मतलब जहां पर जर्म सेल की फॉर्मेशन हो रही है, जहां पर जर्म सेल बन रहा है, दैट इज स्पर्म। तो स्पर्म कहां बन रहा है, टेस्टिस में, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दूसरा, व्हाई testis located outside the body in the scrotum। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इफ इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये टेस्टिस वाला पार्ट, तो ये हमारे बॉडी के बाहर क्यों है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा। अगर हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, वो सब कहाँ है, बॉडी के अंदर है, ताकि उनको बॉडी जो है प्रोटेक्ट कर सके। तो टेस्टिस जो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी के बाहर क्यों लोकेटेड है ना, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सही है। बताइए व्हाई टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम। तो बताओ भाई, स्क्रोटम मैं बता देती हूँ पहले तो, स्क्रोटम क्या है। स्क्रोटम बेटा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होती है, ठीक है जी। तो स्क्रोटम मैंने बता दिया, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होती हैं। अब क्वेश्चन समझ आ गया कि टेस्टिस का हमें बताना है कि भाई टेस्टिस क्यों लोकेट होगा आपका, कहां पर, बाहर, बॉडी के बाहर। आंसर सुनिए, एज यू ऑल नो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है ना, हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना है, मैं नॉर्मल टेम्परेचर में बात कर रही हूँ, ना बुखार है, ना सर्दी है, ना गर्मी, कुछ नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है जो बॉडी का
दैट इज 36 to 37 डिग्री सेल्सियस, मेजरली 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब 37 डिग्री सेल्सियस है अगर बॉडी का टेम्परेचर, और हमें जो वो बनाना है, मतलब कि स्पर्म फॉर्मेशन जिस टेम्परेचर पे होनी है, स्पर्म फॉर्मेशन का टेम्परेचर है बेटा 35 to 35.5, है ना। यानी कि स्पर्म जो बनेगा वो 34 से 35 के आसपास के टेम्परेचर पे बनता है। तो अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर होती तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर कहाँ चला गया, 37 चला गया उसका टेम्परेचर। क्या स्पर्म फॉर्मेशन हो पाता, नहीं हो पाता। इसीलिए बस यही रीजन है कि जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के बाहर है, यानी कि बॉडी का खुद का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं लेती है, वो थोड़ा सा उससे लोअर टेम्परेचर लेगी, यानी कि कुछ 35 या 34 के आसपास। क्लियर है, आंसर समझ आ गया। एक बार लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एज इट इज आपको आंसर याद करना और आप लिख के आएंगे, ठीक है। आंसर लिखेंगे, दिस इज बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का बनना, ठीक है, स्पर्म बनने के लिए स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर, कितना लोअर टेम्परेचर, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है बेटा, इतनी चीज समझ आ गई आप लोगों को कि जो स्पर्म का बनना है, स्पर्म जो बनेगा वो कुछ लोअर टेम्परेचर बनेगा, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे। क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन भी समझ आया, समझ भी आया ना। चले आगे देखते हैं बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अब आपने ये तो बता दिया कि जर्म सेल कहाँ बन रहा है, ठीक है, जर्म सेल बनने के बाद वो वहां क्यों बन रहा है ये भी बता दिया। अब ये बताइए, जर्म सेल अगर टेस्टिस में बन रहा है, ये हमारा बाहर तक, यानी कि जहां से डिलीवर होना है वहां तक कैसे पहुंचेगा, है ना। इसमें लिखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट डिलीवर्स, यानी यहां से मत कर, टेस्टिस से बाहर तक कौन ले जाएगा, विच पार्ट डिलीवर्स द जर्म सेल, कौन सा पार्ट है जो जर्म सेल को डिलीवर करेगा, है ना। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि डक्ट्स हैं, कुछ डक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो डक्ट ही होंगे जो इसको बाहर तक पहुंचा रहे होंगे। तो वो डक्ट लिख देते हैं कि कौन सी डक्ट है मेजरली जो टेस्टिस से बाहर निकाल रही है उसको, ठीक है। दैट डक्ट इज वास डिफरेंस, ठीक है। तो टेस्टिस से बाहर तक जो निकालने का काम है वो किसका है, वास डिफरेंस का है। क्लियर बच्चे, इतना समझ आ गया है। थोड़ा और आगे करें क्वेश्चन, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, अब आप ये बताइए कि वास डिफरेंस से बाहर निकल गया, ठीक है, लेकिन वो जो बॉडी से बाहर होना है, यानी कि जो फीमेल जर्म सेल के पास जाना है वो किसके थ्रू जाएगा, है ना। तो यहां पर एक वर्ड आता है, व्हाट इज यूरेथ्रा, व्हाट इज यूरेथ्रा, ठीक है बेटा। हम इसको जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे आपका बुक में मेंशन किया हुआ है, उसके ही थ्रू चल रहे हैं, मतलब उसी स्टेप वाइज चल रहे हैं, जो जो टॉपिक वहां पर कवर किए गए वही वाले टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आपके, ठीक है ना। आप इसके अलावा आपको कुछ और जो किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्हाट इज यूरेथ्रा, कि बताइए यूरेथ्रा क्या है ना। तो यूरेथ्रा हम लिखेंगे, it is the common passage, it is the common passage for both sperm, यानी कि germ cell, है ना, for both sperm and urine। तो यूरेथ्रा क्या है आपका, यूरेथ्रा बेटा एक कॉमन पैसेज है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत किसी को, इतना समझ आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट द नेम ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ग्लैंड्स का नाम लिखेंगे जो हमारा
किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, ऐसे ग्लैंड्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो ग्लैंड्स आपके मेजरली मेंशन नहीं है बुक में, पर हम ग्लैंड्स लिख लेते हैं थोड़ा सा और आपको भी आइडिया लग जाएगा ग्लैंड्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है बेटा सबसे पहला ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल, स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा फोकस करेगा तभी आपकी स्पेलिंग्स ठीक होंगी, है ना, स्पेलिंग्स थोड़ा सा देख के लिखेंगे तो सही हो जाएगा। बल्बो यूरेथ्रल, सेमिनल वेजिकल, ठीक है, और लास्ट वन है आपका बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड होते हैं जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि भाई इनका फंक्शन भी लिख दीजिए, ठीक है, इनका फंक्शन भी बता दीजिए, तो इनका फंक्शन भी आप डायरेक्ट बता दीजिए क्या, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन दे रहे होंगे आपके स्पर्म को, ठीक है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड और इसको जो है वो इजी बना देंगे इसके पाथवे को, ताकि वो स्विम करके जा सके, ठीक है, उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसको इजी करा देंगे। 3 ग्लैंड्स है बेटा, बल्बो यूरेथ्रल, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होगा, एंड मेक्स इट इजियर टू स्विम, और उसका ट्रांसपोर्ट इजी बना देगा, एंड मेक्स इट्स ट्रांसपोर्ट इजियर, ये भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है, क्लियर है। वेरी लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वही वाली चीज है। लास्ट क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, बताइए स्पर्म क्या होता है, डिफाइन स्पर्म, ठीक है। अब स्पर्म क्या है ये बताना है, तो स्पर्म क्या है बेटा, इट इज सिंगल सेल्ड which contain head, neck and a tail, and it is also known as germ cell, बिल्कुल सही, इसको germ cell बोलेंगे या फिर इसको हम लोग मेल गैमेट बोलेंगे। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के साथ, अच्छा आएगा भी बेटा इन्हीं क्वेश्चंस में से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने एनसीईआरटी से कवर करे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ अभी एनसीईआरटी करनी है तो। इसके बाद हम बना लेते हैं एक बार स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर डायग्राम नहीं बनाना आ रहा है तो एटलीस्ट लेबलिंग तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ है, लेबलिंग बहुत अच्छे से कर लेना है उसमें, ठीक है ना। जैसे हमने अभी बोला स्पर्म के डायग्राम में, तो ये बेटा इसका हेड है, ठीक है, ये इसकी नेक है, ये इसकी टेल है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करती है, मेजरली फास्ट मूवमेंट में हेल्प करती है, और ये इसका एक्रोजोम है, ठीक है। मेजरली एक्रोजोम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्रोजोम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एक्रोजोम जब भी ये एक एग सेल के पास आएगा, यानी कि फीमेल गैमेट के पास आएगा, तो उसके अंदर एम्बेडेड होने के लिए, उस सेल के अंदर धंसने के लिए, है ना, जो एक चीज काम करेगी वो बेटा एक्रोजोम होगी, है ना। टेल हेल्प करेगी, किस लिए टेल हेल्प करेगी, उसको फास्टली स्विम करने के लिए। जो नेक है बेटा, इसके नेक के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया which actually provides energy to the cell to swim, कि वो कितना फास्ट जा सकता है, एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं हेड में होगा बेटा न्यूक्लियस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
तो ये वाली चीजें होंगी आपके इसमें एक स्पर्म सेल में, यानी कि मेल गैमेट में। डायग्राम आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम करेगा, जिसमें क्या होगा आपका थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी, और आप उसमें से उसके लेबलिंग जरूर कर लीजिएगा। जो भी हमने पार्ट पढ़े हैं, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा उससे क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे रिलेट हो सकते हैं डायग्राम से। ठीक है, इतना समझ आया बेटा? आगे चलें। इसके बाद अगर अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा जी, हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चेंजेस हमने कर लिए हैं कि फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, है ना, प्यूबर्टी के टाइम पर। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले बता देती हूँ मैं कि फीमेल गैमेट क्या होगा। फीमेल गैमेट होगा एग सेल, है ना, जैसे कि हमारा मेल गैमेट था स्पर्म, तो फीमेल गैमेट होगा हमारा एग सेल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे ही कोई भी गर्ल बॉर्न होती है ना, जैसे कोई भी गर्ल की जो है वो डिलीवरी होगी या बॉर्न होती है कोई भी गर्ल, उस टाइम पे क्या होगा, उसकी ओवरीज में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ सेल होते हैं, है ना, थाउजेंड्स ऑफ एग सेल की बात कर रही हूँ मैं। ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग सेल होते हैं। जैसे जैसे वो प्यूबर्टी रीच करती है ना, जैसे जैसे वो प्यूबर्टी रीच करेगी, उसमें से बहुत सारे सेल है वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट क्यों हो जाएंगे? बाकी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। काफी सेल जो है वो डीजनरेट हो गए प्यूबर्टी के टाइम पर प्यूबर्टी के टाइम तक भी उसमें 60 to 80,000 एग सेल्स होते हैं ऑलरेडी, है ना। प्यूबर्टी के टाइम पर भी 60 to 80,000 होंगे। अब होता क्या है, एवरी मंथ, यानी कि एवरी मंथ एक ओवरी में से एक एग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेट है, एक ओवरी में से एक महीने निकलेगा, दूसरी ओवरी में से दूसरे महीने निकलेगा। इस तरीके का प्रोसीजर होता रहता है, इस तरीके का प्रोसीजर चलता रहता है। तो ये चीज तो आपको समझ है कि जैसे गर्ल बॉर्न होगी उसके पास ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग सेल्स होते हैं। वंस इट रीचेस टू द प्यूबर्टी, कुछ सेल्स जो है वो डीजनरेट हो गए, यानी कुछ एग सेल डीजनरेट हो गए। बाकी जो एग सेल बचे हैं वो क्या होंगे, वो अब आगे जाके हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में या फिर मैच्योर होने में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं बोलूं, अच्छा हम इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेते हैं। अब एक बार जरा लेबलिंग पे आते हैं। तो ये है बेटा ओवरी, ठीक है, मतलब दोनों साइड होगी ओवरी। इस पूरे को हम लोग बोलेंगे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये है बेटा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये है हमारा पियर शेप्ड यूट्रस। क्लियर? ये हो गया है बेटा सर्विक्स, और ये लास्ट में आपका वेजाइना। ठीक है, अगर ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम है, तो इसमें भी जो हम फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब को भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं, डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो बेटा ये है आपकी फिम्ब्रिए, है ना। फिम्ब्रिए मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि जब ओवरी एक हर मंथ एक एग निकालेगी तो उसको कैच कौन करेगा, फिम्ब्रिए करेगा। ठीक है, तो ये फिम्ब्रिए का काम है, फिम्ब्रिए उसको कैच करेगी। उसके बाद एम्प्यूला, इधर इस्थमस। क्लियर? ये इस तरीके से बन गया है। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जरा हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एग सेल है, अभी इस वाली ओवरी में से एक एग जो है निकलना है। ठीक, अब होगा क्या, जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एग ऑलरेडी थे, लेकिन एक मैच्योर होगा, एक यहाँ से रिलीज आउट होगा। ठीक, अब एक एग सेल यहाँ से रिलीज होगा, फिम्ब्रिए इसको क्या करेगी, यहाँ से रिसीव कर लेगी। ठीक है, फिम्ब्रिए यहाँ से रिसीव कर लेगी। वंस दिस एग सेल रीचेस टू दिस प्लेस, यानी कि यहाँ पर आ गया जब ये एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में। क्लियर है? जब एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में आ गया है ये यहाँ पर एग सेल हमारा, यहां से कहानी शुरू होती है। क्या कहानी है
कि यहाँ पर आकर इट वेट्स फॉर 24 आवर्स। यहाँ पर जो एग सेल है वो एक दिन के लिए वेट करेगा, ठीक है। एक दिन के लिए वेट किस चीज का करेगा? स्पर्म का, कि स्पर्म एंटर करेगा और वो उसको फ्यूज करेगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आगे जाके कुछ बनने के लिए, है ना। सेम चीज हर महीने जो है एक एग रिलीज होता है ओवरी में से, इस कोशिश से कि वो क्या कर सके, वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो सके, ठीक है। सब लोग यही कोशिश करते हैं। उसी तरीके से साइड बाय साइड, जैसे यहाँ पे हो रहा है, साइड बाय साइड जो हमारी यूट्रस है ना, यूट्रस अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करती है। यूट्रस भी अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर कर रही है कि हाँ भाई मैं रिसीव करूंगी अब एक फर्टिलाइज एग, क्योंकि एग भी अपने आप को प्रिपेयर करके आया कि हाँ अब मैं फर्टिलाइज होऊंगा। यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, अभी मुझे एक फर्टिलाइज एग मिलेगा क्योंकि एग निकल गया है। तो हर महीने ये लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? अब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया यहां तक आया, ये यहां तक आने के बाद ये एक दिन का वेट करेगा स्पर्म टू एनकाउंटर। अब पहले बात करते हैं, अगर ये स्पर्म एनकाउंटर नहीं करता है तो ठीक है, यहां पर स्पर्म एंटर नहीं करा फॉर एग्जांपल इस टाइम ड्यूरेशन में, है ना, इस्थमस और एम्पुला की ड्यूरेशन में इसने अंदर एंटर नहीं किया स्पर्म ने, होगा क्या? अब जो ये है एग है, ये आ जाएगा यहां तक, ये एग जो है ये आ गया आपका यूट्रस तक, है ना। अब जब यूट्रस ने देखा कि वो एग तो क्या है, वो एग तो बिना फर्टिलाइज हुए आ गया, फर्टिलाइज तो एग हुआ ही नहीं है, अब क्या होगा? बेटा उसको दुख होगा। तो दुख होने के बाद क्या करेगा? जो सब उसने तैयारी कर रखी थी, जो प्रिपेयर उसने अपने आप को कर रखा था, वो सबको शेड कर देगा, है ना, टूट के निकल जाएगा। इन शॉर्ट मैं समझाती हूँ, जैसे ही एग आपका यूट्रस में आया, अनफर्टिलाइज एग जैसे यूट्रस में आया, जो यूट्रस है उसकी जो लाइनिंग्स है वो बेटा ब्रेक होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जो उसकी यूट्रस की थिक लाइनिंग्स है वो स्टार्ट ब्रेकिंग एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना, और वजाइना के थ्रू बाहर आ गए इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो। क्लियर? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ इसको। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो? व्हाट हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो, जैसे मैंने बताया, एग वेट्स फॉर 1 डे, ठीक है। जिस जिस सीक्वेंस में बताया वही वही लिखते रहेंगे कि वो जो एग है वो वेट करता है एक दिन के लिए इन फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद यही क्वेश्चन रहा, इफ fertilization does not occur, if fertilization does not occur, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी अब क्या होगा? इट गोज टू द यूट्रस, कॉमा, इसके बाद the lining of, thick lining लिख लीजिए, the thick lining of uterus starts breaking and it comes out through vagina जैसे मैंने बताया, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वो जो है वजाइना से बाहर आ जाएगा एग, और जो थिक लाइनिंग यूट्रस ने प्रिपेयर करी थी एग के लिए, फर्टिलाइज एग के लिए, वो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी को हम लोग बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट मार्क फॉर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। एंड इसके आगे लिख लीजिए, इट हैपेंस आफ्टर
एवरी 28 डेज, ये हमेशा 28 डेज के आसपास, मतलब फिक्स नहीं है, 28 डेज में बोलूंगी, इसके आसपास होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर रही हूं मैं, आप लोग भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा। यूट्रस की लाइनिंग और एग जो है वो दोनों वजाइना से बाहर आ जाएंगे टूटकर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। अब आई हैव रिपीटेड इट 3 to 4 टाइम्स। क्लियर है, समझ आ गया। अब एक बार पीछे चलते हैं, ये कहानी थी किसकी, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो। अब होना क्या चाहिए, मैं बोल रही हूँ कि भाई फर्टिलाइज कर दिया हमने, यानी कि एग को हम यहां तक लाएंगे ही नहीं, है ना। ये यहां पर एग है इस्थमस और एम्पुला के बीच में, ठीक है, एग है यहां पर। यहां से कौन आएगा भाई, यहां से वेजाइना से एंटर करा है हमारा स्पर्म, ठीक है। वेजाइना से स्पर्म एंटर करेगा यहां पर, ठीक है, वेजाइना से एंटर करेगा स्पर्म और ये पहुंच गया है इस्थमस एम्पुला जंक्शन पर। एक चीज और यहां पर स्टार मार्क करके आप लोग लिखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पर ही होगी, ठीक है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। इसके अलावा कहीं भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि एग चाहे यहां आ जाए, यहां आ जाए, कहीं भी आ जाए और स्पर्म उस टाइम पर पहुंच गया नहीं होगी, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर ही हो। क्लियर, इस बात में कोई दिक्कत, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई है ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि फर्टिलाइज हो गया ये, यहां पर एग सेल जो है प्लस स्पर्म के साथ मिलकर बना देगा बेटा जाइगोट, ठीक है। एग जो है वो स्पर्म के साथ मिलकर क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। क्लियर है यहाँ पर। अब एग है हमारा n, यानी कि हैप्लॉइड, स्पर्म भी है n, जाइगोट बन गया हमारा 2n, यानी डबल द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डबल हो गए, डीएनए डबल हो गया। क्लियर, ये बात चल रही है यहाँ पर। अब जो भी यहाँ पर फर्टिलाइज हो गया, ये फर्टिलाइज होने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यूट्रस में। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपन इफ फर्टिलाइजेशन अकर, है ना। क्वेश्चन ये क्या आएगा कि क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये यहाँ पर फर्टिलाइज होकर यूट्रस में आएगा, ठीक है। यूट्रस ने तो अपने आप को प्रिपेयर किया ही हुआ था इसको क्या करने के लिए, वेलकम करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर आएगा यूट्रस की लाइनिंग इसको अपने अंदर एम्बेडेड कर लेगी बेटा, यूट्रस की लाइनिंग इसको अपने अंदर धसा लेगी, है ना, एम्बेड कर लेगी। जैसे इसके अंदर धसेगा यूट्रस के अंदर, ये इसको मतलब कि टोटल ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, सेफ एनवायरनमेंट, जहां पर ये क्या होगा, प्रोटेक्ट रहेगा किसी भी बाहर के एकदम सडन ड्रग से या किसी भी चीज से, तो प्रोटेक्ट रहेगा यहाँ पर। यहां से इसकी जर्नी शुरू होगी और मेजरली यहां से हम सबकी जर्नी शुरू हुई है ना। हम सब भी पहले क्या थे, एक एक सेल थे, एक स्पर्म थे, यानी कि सेल थे हम लोग भी। जब हमें इस यूट्रस ने अपनाया, इस यूट्रस ने हमें अपने अंदर एम्बेडेड किया, तब हम सबकी जर्नी शुरू हुई एक सिंगल सेल से, यानी कि यूनिसेल्युलर से एक मल्टी सेल्युलर तक, है ना। कितना कॉम्प्लेक्स है और कितनी अच्छी चीजें हैं अगर हम समझने के लिए आए। समझ आए तो ना। आगे देखो, जब ये एम्बेड कर दिए इसने, अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट होगी बेटा 9th मंथ तक, जिसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, यानी कि जो पूरा बच्चे का डेवलपमेंट वाला टाइम होता है 9 मंथ्स वाला टाइम होता है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को। करते हैं जरा कि व्हाट हैपन्स इफ फर्टिलाइजेशन अकर, क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो, है ना। लिखेंगे इट विल डेवलप इनटू अ जाइगोट, एक जाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड है ना, 2n है, जाइगोट बन जाएगा। Once it reaches to the uterus,
it gets embedded into the यूट्रीन वॉल। यूट्रीन वॉल में बेटा एम्बेड हो जाएगा, धस जाएगा, ठीक है, एम्बेडेड हो जाएगा यूट्रीन वॉल में, एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू मेनी सेल्स, ठीक है, और बहुत सारे सेल्स में डेवलप होने लग जाएगा। तो ये है हमारा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो, ठीक है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और देखें तो मैं आपको समझाती हूँ कि होगा क्या बेटा। जाइगोट है, जाइगोट आपका एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बेटा आपका फीटस बनेगा। फीटस हम लोग जो है 9 मंथ्स तक बोलेंगे, ठीक है। द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स is known as gestation period। 9 मंथ्स का पीरियड जो है उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे, जो डेवलपमेंट ऑफ द बेबी के लिए चाहिए या फीटस की डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आता है कि भाई बताइए प्लासेंटा क्या है, ठीक है। प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा है बेटा आपकी कुछ ऐसी, मतलब मैं बोलूं एक इंटरकनेक्टिंग डिजिट है ना, एक डिस्क जैसी चीज, मतलब एक डक्ट या एक डिस्क जैसी चीज जो एक तरफ से तो फीटस को अटैच है और दूसरी तरफ से मदर के यूट्रस में अटैच है ना। इससे हो क्या रहा है, ये जो बेबी है उसको खाना पीना सब कुछ ट्रांसफर कर रही है और वहां से जो वेस्ट मटेरियल है वो भी वापस ले रही है ताकि बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो सके, ठीक है जी, समझ आ गई। तो प्लासेंटा को लिखेंगे हम लोग क्या, इट इज अ डिस्क विच इज present in uterine wall and attached to the fetus, और fetus से अटैच होती है थ्रू कोरियोनिक विलाई। अब इंपॉर्टेंट टर्म है विलाई, ठीक है। विलाई हमें पता है, विलाईज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। विलाई बेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो हेल्प करेगी किसी भी चीज का सरफेस एरिया, मतलब उसे कोई चीज एब्जॉर्ब करनी है तो सिंपल सी बात है विलाई काम करती है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, है ना। तो विलाई को भी लिख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विलाई क्या है। इट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which helps to increase सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, क्लियर है, ठीक है। अब प्लासेंटा की बात करें तो प्लासेंटा का फंक्शन लिखेंगे हम कि प्लासेंटा भाई है तो ये, लेकिन काम क्या कर रही है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ फूड लिखती हूँ मैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फूड एंड गैसेस बिटवीन मदर एंड फीटस, है ना। मदर और फीटस के बीच में खाना है या गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कोई भी चीज ट्रांसफर होना इधर से इधर में कौन हेल्प कर रहा है, आपका प्लासेंटा हेल्प कर रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें बेटा। प्लासेंटा समझ आ गया, हमें समझ आ गया फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, हमें समझ आ गया फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जो जरूरी होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जो जरूरी होते हैं। ये हार्मोन्स हम अपने अगले चैप्टर में करेंगे, यानी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, है ना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सारे ग्लैंड्स करेंगे, सारे हार्मोन्स करेंगे, वहां से हम रिलेट करेंगे अब इन वाले टॉपिक्स को। तो आपको इन वाले टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में कराए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स, वो भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। वो रिलेट कैसे कर पाएंगे, जो आपने पहले वाला लेक्चर देखा होगा, है ना। तो पहले वाला लेक्चर देखिए, समझिए जरा कि क्या था उसमें क्या नहीं था। तो बेटा अब हम जो है चलते हैं, आज की क्लास में हमने किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ टर्म्स जैसे कि प्यूबर्टी और एडोलेसेंस जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इनको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा।
अच्छे से पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए और जरूर बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर करेंगे अगर बहुत ध्यान देकर पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो कीप लर्निंग, रिवाइजिंग एंड इवॉल्विंग। थैंक यू।